क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों बना रखा है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो पता होना चाहिए। अब कब तक इस तरह गुस्सा दिखाती रहोगी? मुझे बताओ तो क्या हुआ है? मेरे डैड मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और तुमने अभी तक अपनी माँ से बात तक नहीं की। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम मेरी झोपड़ी घर में कैसे रहोगी? मैं हर हाल में तुम्हारी ही होना चाहती हूँ। मुझे अपना बना लो। मुझे तुम्हारे साथ झोपड़ी घर में रहने में कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। नितिन और आयशा थोड़ी देर बात करते हैं, जिसके बाद आयशा अपने घर चली जाती है और नितिन भी अपने घर आ जाता है। अच्छा हुआ बेटा, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल, तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। नितिन अपनी माँ का दिया हुआ खाना खाने लगता है। उसका चेहरा देखकर सरिता कहती है, बड़ा परेशान लग रहा है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो लड़की बहुत अमीर परिवार से है। बेटा, इतनी अमीर घर की बेटी हमारी झोपड़ी घर में कैसे रहेगी? माँ, मैंने उसे सब कुछ सच बताया है और उसे हमारे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है। तभी नितिन की छोटी बहन दिव्या आती है। माँ, अगर भैया अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आप उनकी शादी करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तो तेरी खुशी में ही खुश हूँ। सरिता के कहने पर नितिन बहुत खुश होता है और अगले ही दिन वो आयशा से एक मंदिर में शादी करके उसे घर ले आता है। आयशा, यही है मेरा झोपड़ी घर, जहाँ मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहता हूँ। उनका झोपड़ी का टूटा फूटा घर देखकर आयशा थोड़ी हैरान रह जाती है। मुझे नहीं पता था कि नितिन इतना करीब है। अब आयशा का गृह प्रवेश होता है। बहू घर की लक्ष्मी होती है और तुम लक्ष्मी से कम नहीं हो। आओ बहू, तुम्हारा तुम्हारे झोपड़ी ससुराल में स्वागत है। झोपड़ी ससुराल में कदम रखते ही यहाँ वहां नजर घुमाने के बाद आयशा को ये पता चलता है कि उनके घर में किसी भी चीज की कोई सुविधा है ही नहीं। बहुत गर्मी है, तुम्हारे घर में पंखा भी नहीं है? पंखा लगाने की जगह ही नहीं है तो पंखा लगेगा कहाँ? लेकिन रुको, मेरे पास ही मेरा दोस्त रहता है, मैं उसके घर से उसका टेबल फैन ले आता हूँ। नितिन ऐसा कहकर टेबल फैन लेने जाता है, लेकिन टेबल फैन लाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। मैं जल्दबाजी में टेबल फैन तो ले आया, लेकिन हमारे घर में तो बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर ये टेबल फैन चलेगा कहाँ से? कोई बात नहीं भैया, हाथ वाले पंखे से मैं भाभी को थोड़ी देर हवा कर देती हूँ। दिव्या हाथ वाले पंखे से अपनी नई नवेली भाभी को हवा करने लगती है, जिससे आयशा को थोड़ी सी शांति मिलती है। लेकिन अब उसे इतनी गरीबी में एडजस्ट करना पड़ता है जो कि उससे हो ही नहीं पाता। आयशा आधी रात में अपने आप से बातें करने लगती है। ये सब लोग कितने आराम से सो रहे हैं और मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आ रही। पूरी रात यहाँ से वहां करवटें लेने के बाद बड़ी मुश्किल से आयशा को नींद आती है। अगले दिन, शंभू शंभू, मेरा जूस और ब्रेकफास्ट रेडी करो, मुझे पार्टी में जाना है। लगता है बहू नींद में अमीर परिवार के ख्वाब देख रही है। भाभी जी उठ जाओ, सुबह हो गई है, आज आपकी पहली रसोई है। दिव्या के कहने पर आयशा एकदम से उठ जाती है। पहली रसोई की रस्म के लिए उसे चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। अरे हम तो भूल ही गए थे, आपको तो चूल्हे पर खाना बनाना आता ही नहीं होगा। कोई नहीं, मैं और माँ आपको सिखा देंगे। दिव्या और सरिता आयशा को चूल्हे पर खाना बनाना सिखा रही थी, तो तभी नितिन का दोस्त राहुल उसके घर पर आता है और उससे कहता है, अरे तुझे पता है, शहर में जिस नौकरी के लिए हमने फॉर्म भरे थे उस नौकरी के इंटरव्यू पर हमें बुलाया गया है। क्या सच बोल रहा है तू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा तो यकीन कर और जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, हमें शहर के लिए निकलना होगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। नितिन एक बैग में थोड़े से कपड़े और अपनी जरूरत का सामान रख लेता है। आयशा, मैं शहर जा रहा हूँ ताकि इस झोपड़ी घर को मैं पक्के मकान में बदल सकूं। तुम यहाँ मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखना। इतना कहकर नितिन शहर के लिए निकल जाता है। शहर जाने के बाद नितिन को एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है और अब वो शहर की बड़ी सी कंपनी में काम करने लगता है। और यहाँ गांव में आयशा गरीब सास और ननंद को अपने नखरे दिखाने लगती है। माँ जी, इस सब्जी में ना तो नमक का स्वाद आ रहा है और ना ही मिर्च का, आप खाना कैसे बनाती हो?
क्या हुआ बहू, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? इतना बेस्वाद खाना बनाया है कि मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। मुझे अब घर का नहीं खाना, मुझे बाहर का खाना खाना है। भैया की पहली तनख्वाह में से अब कुछ पैसे ही बचे हैं, वो पैसे भी आप रोजाना बाहर का खाना मंगवा कर खर्च कर देती हो। तभी आयशा दिव्या के बाल पकड़ लेती है। तो क्या मैं इस घर के अंदर अब भूखी मर जाऊं? और तुम होती कौन हो? ये पैसे मेरे पति ने कमाए हैं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। बेचारी दिव्या रोने लगती है। उसके रोने पर आयशा उसके बाल छोड़ देती है। इस तरह आयशा अपनी सास और ननंद के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। अमीर परिवार में रहने की वजह से तुम्हारी भाभी का बर्ताव ऐसा है। लेकिन माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, वो हमारा फायदा उठा रही है। पीछे से आकर आयशा ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे काम करने में बोझ लगता है, तो क्या मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं? लेकिन मेरे जाने के बाद माँ जी, आपका बेटा जिंदा रह पाएगा? नहीं बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम जो कहोगी हम करेंगे। इस तरह आयशा अपनी ननंद और सास को अपने नखरे दिखाती ही रहती है। एक दिन, अरे तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? सही से सर दबाओ मेरा। दिव्या आयशा के कहने पर थोड़ा जोर लगाकर आयशा का सर दबाने लगती है। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अरे माँ जी, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ रसोई में जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। आयशा के कहने पर सरिता रसोई में जाती है और उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाने लगती है। मैंने सोचा था बहू इतने अमीर परिवार से आई है तो उसे हम जैसे गरीबों में रहने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इस झोपड़ी के घर में रहते रहते वो रहना सीख जाएगी, लेकिन उसके हर काम सुनते सुनते उसने इसे हमारी मजबूरी ही बना दिया। अपने आप से ये कहने के बाद सरिता अपनी बहू के लिए खाना लेकर आती है, जिसके बाद आयशा उसे अपने पैर दबाने के लिए कहती है। माँ जी, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़े से पैर दबा दीजिए। बहू, मैं तुम्हारे सारे काम सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब मुझसे अपने पैर भी दबाओगी। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनने के बाद सरिता को ना चाहते हुए भी आयशा के पैर दबाने पड़ते हैं। उसी वक्त शहर से नितिन घर लौट आता है, जहां वो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन और माँ को आयशा के हाथ पैर दबाते हुए देख लेता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर आयशा? तुम मेरी माँ और बहन से नौकरों की तरह काम करवा रही हो। अरे मैंने तुम्हें जाने के वक्त ये कहा था कि मेरी माँ और बहन का ख्याल रखना, यहाँ तो तुम उनसे अपनी खिदमत करवा रही हो। अरे मुझे आते ही डांटने लगे, एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन प्यारी है तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आयशा घर छोड़कर जाने लगती है। तभी सरिता ये देखकर उसके हाथ जोड़कर कहती है, नहीं बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़कर मत जाओ। माँ, आप क्यों रोक रही हो इसे? आपको इसे रोकने की जरूरत नहीं है, अगर ये जाना चाहती है तो जाने दो। नितिन की ये बात सुनते ही आयशा घर से चली जाती है और अपने अमीर पिता के घर पहुंचती है। जब मैंने तुम्हें रोका था तब तुम रुकी नहीं, और अब तुम अपने गरीब ससुराल वालों की नहीं हुई तो अपने माँ बाप की क्या होगी? इसलिए चली जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही आयशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो अपने ससुराल वापस लौट आती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। आयशा के आने के बाद भी उसे कोई जल्दी से माफ नहीं करता, लेकिन उसे रहने की जगह तो मिल ही जाती है, जिसके बाद वो घर के सारे काम अकेले खुद करती है। एक दिन चूल्हे पर खाना बनाते हुए उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल रहा है। उसका हाथ जलते हुए देख सभी फौरन उसके हाथ पर पानी डालते हैं, जिसके बाद वो सब तुरंत आयशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। चिंता मत करो आयशा, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर तुम्हारे हाथ पर पट्टी कर देंगे। तो क्या अब आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया? हाँ, हमने तुम्हें माफ कर दिया। तुम जैसी भी हो हमारे परिवार की हो, हम ज्यादा देर तुमसे गुस्सा नहीं रह सकते। इस तरह पूरा परिवार आयशा को माफ कर देता है और उसके साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। आयशा को भी फिर अपनी झोंपड़ी, ससुराल और अपने परिवार की कद्र होने लग जाती है और वो अकेले घर की सारी जिम्मेदारी उठाने लगती है।